कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। कोरोना के कारण इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये रोक लगाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निर्देश पर शहरी विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पिछले साल की तरह ही इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पिछले साल भी कांवड़ यात्रा को नहीं करवाया गया था और वजह कोरोना ही थी और इस बार भी तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर कांवड़ यात्रा को इस साल भी नहीं करवाया जाएगा। तो लगातार ये दूसरा साल जब कांवड़ यात्रा नहीं होगी और कारण है कोरोना, उसका खतरा। जिस थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है उसके आने से पहले ही कड़े कदम उठाए जाएं, उसके तौर पर यह आदेश उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है और कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह निर्देश जारी किए हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, पिछली घटना से सबक लिया गया है, मतलब कुंभ पे जिस तरह के सवाल उठे, उसके बाद टेस्टिंग में घोटाला सामने आया और सेकेंड वेव से जिस तरह उसे जोड़ा गया, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो संभावित तीसरी लहर है उससे पहले सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। निश्चित तौर पर देखिए ऐसा क्योंकि जिस तरह से कुंभ में ये सवाल बार बार खड़े हुए थे कि कुंभ के आयोजन से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, उसी के मद्देनज़र जो कांवड़ यात्रा है उसको स्थगित किया गया है। क्योंकि इससे पहले भी जब पिछले साल जब कोरोना का दौर था तो कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई थी और इस साल भी सरकार ने ये ही निर्णय लिया है। तो ये बड़ी बात है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से कुंभ में आयोजन हुआ था और कुंभ के बाद जो बड़ा फर्जी घोटाला पाया गया, उससे कहीं ना कहीं सरकार ने सबक लिया है और उसके बाद कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। क्योंकि जुलाई के महीने में भारी संख्या में श्रद्धालु जो शिव भक्त होते हैं वो गंगा जल लेने आते हैं और ये हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके साथ देवप्रयाग और गंगोत्री तक गंगा जल लेने पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का बड़ा फैसला है और इससे जो कोरोना संक्रमण की दर है उसको कमी करने में भी प्रयास मिलेगा, सरकार को सहायता इससे मिलेगी। हालांकि अभी सरकार की ओर से जो नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से शासन के द्वारा जो आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कांवड़ जो यात्रा है वो इस बार भी स्थगित रहेगी। तो शिव भक्त जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, पिछले साल भी वो गंगा जल नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए ये बड़ी खबर है कि इस साल भी वो शिव भक्त जो हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग के साथ साथ गंगोत्री में गंगा जल लेने पहुंचते थे वो इस बार भी नहीं आ सकेंगे। और उसके लिए शासन द्वारा पूरी तरह व्यवस्था बनाई गई है और जिला प्रशासन जो हरिद्वार है वो अब इसके की आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। बिल्कुल, तो ये अहम आदेश जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे पंकज, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा के लिए लौटेंगे। और अब बात करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की। सीएम तीरथ से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। सीएम तीरथ आज भी दिल्ली में है और तीरथ रावत की जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली में ही रुकने को कहा गया है। सियासी अटकलों के बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में कौन सी हलचल चल रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन से दिल्ली में हैं। अब ऐसे में सवाल ये, आखिरकार भाजपा हाईकमान क्या कोई बड़ा फैसला तो नहीं लेने जा रही। आज सीएम के दिल्ली से वापस देहरादून पहुंचने की भी बात सामने आ रही है। सीएम तीरथ आज भी दिल्ली में हैं। लगातार तीसरा दिन अचानक दिल्ली बुलाए गए। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। अमित शाह और जेपी नड्डा से वो मुलाकात कर चुके हैं और जिसके बाद उनको दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। हालांकि आज उनके वापस देहरादून लौटने की भी खबर आ रही है। आज कुछ और नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। सीएम तीरथ आज भी दिल्ली में हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, 2 सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ पंकज राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या चर्चा है? 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक दिल्ली में है, कुछ स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पा रही और तीरथ रावत को भी यही कहा गया है कि अगले आदेश तक आप भी दिल्ली में ही रुके रहें। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मुलाकात की है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ, 1.5 घंटे ये मुलाकात चली है, तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। उसके बाद से मुख्यमंत्री अपने आवास पर ही मौजूद हैं और किसी से भी कोई मुलाकात नहीं करे। अभी भी अगर देखिए तो उनका काफिला यहीं कावेरी अपार्टमेंट में मौजूद है और किसी से भी कल से किसी से मुलाकात नहीं की। यानी कि जब किसी पार्टी अध्यक्ष से मिलकर आए हैं और गृह मंत्री से मिलकर आए हैं, उसके बाद से किसी से इनकी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, 1-2 जानने वाले लोग आए थे, केवल उन्हीं से मुलाकात हुई है। बाकी लंबी फहरिस्त रही है मिलने वालों की कल, लेकिन किसी से भी मुलाकात नहीं
किया और आज भी वो किसी से मुलाकात नहीं करे और अभी तक इनका कहीं जाने का ना तो शेड्यूल आया है ना कुछ आया। अमूमन अगर इनको उत्तराखंड लौटना होता, देहरादून लौटना होता तो अब तक सिक्योरिटी में अलर्ट हो गया होता और तमाम सारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही होती हैं इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं आया, अभी तक वो अपने घर पे ही मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से उनको दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है, लिहाजा अभी तक वो दिल्ली में रुके हुए हैं। और कल जिस तरीके से उनकी मुलाकात होने की एक संभावना जताई जा रही थी कि दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो सकती है, लेकिन कल कोई मुलाकात नहीं हुई है। लिहाजा वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी आलाकमान का क्या आदेश आता है, उसके बाद ही वो यहाँ से मूवमेंट करेंगे। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आज वो देहरादून वापस जाएंगे, क्योंकि अगर उनको वापस जाना होता तो अब तक सिक्योरिटी में और जो तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां उनके साथ लगी हुई है उनमें संदेश पहुंच जाता, जिसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती है उनको एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होती है वहां तक छोड़ने के लिए। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं दिया गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज उनकी देहरादून वापसी होगी। लिहाजा वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के आलाकमान की तरफ से क्या निर्णय होता है, क्या उनको आदेश दिया जाता है, इसके बाद फिर वो आगे मूवमेंट करेंगे। और अगर देखिए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जब भी वो दिल्ली आए तो काफी हर्षोल्लास से लोगों से मुलाकात कर रहे थे और कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, जो मिलने वाले आ रहे थे सबसे मुलाकात कर रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हुए हैं और अपने सांसद वाले आवास पे मौजूद हैं, किसी से कोई मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी चाहा कि कई मुलाकात हो जाए कुछ लोगों से, लेकिन सबसे मना कर दिया गया है, किसी से कोई मुलाकात में दिलचस्पी नहीं दिखाई गई उनकी तरफ से और अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। पहली बार ऐसा हुआ है उनको, मैं देख रहा हूँ कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं इस तरीके से उनकी जो गतिविधियां हैं वो रह रही हैं। और जब सांसद थे तब भी वो इस तरीके से नहीं रहते थे, लेकिन जिस तरीके से अभी वो है वाकई में वो कई सारे प्रश्न खड़े करते हैं जो उत्तराखंड में एक संशय के बादल दिख रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बल प्रदान करते हैं। तो अब बिल्कुल स्थिति कुल मिलाकर जस की तस बनी हुई है। जो खबरें आ रही थी कि आज वापस दून जा सकते हैं, उस पर भी अभी अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहरहाल वहां से क्या अपडेट है उसके लिए पंकज राणा हमारे साथ हैं। पंकज, दिल्ली से तो खबर आ रही है कि अभी तक ना तो कोई हलचल उनकी सिक्योरिटी को लेकर है, वरना एजेंसियां अलर्ट हो जाती हैं यदि वापसी होती है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। तो वहां क्या चर्चा है? आज लौटेंगे देहरादून और सबसे बड़ी बात यह कि अचानक दिल्ली बुलाए गए, 3 दिन उनको वहीं पर हो चुके हैं, तो वहां किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए दिल्ली पर जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी नज़र उत्तराखंड के लोगों की है। यहाँ के तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनकी नज़र बनी हुई है। कल शाम तक ये खबर थी कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज देहरादून पहुँच जाएंगे और ये लगभग 2 बजे करीब, लगभग 12 या 2 बजे करीब यहाँ पहुँचने का उनका शेड्यूल था। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि उनके पास कोई वहाँ पर हलचल नहीं है, तो इससे लग रहा है कि फिलहाल अभी उनका दिल्ली में ही रुकने को उनको कहा गया होगा। और जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिनों से उठापटक दिल्ली में चल रही है, उन्हें लगातार नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा नहीं लिया जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा घटनाक्रम भी उत्तराखंड में हो सकता है। लेकिन इस पे अंतिम फैसला केंद्र हाईकमान ही लेगा। लेकिन आस्था इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के तमाम लोगों की निगाहें अब दिल्ली में टिकी हुई है। पिछले दौरान जो मार्च में घटनाक्रम हुआ था उसके बाद अब दूसरा यह घटनाक्रम फिर से इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में घटनाक्रम हो रहा है उस पर नज़र यहाँ के लोगों की टिकी हुई है और ये कोशिश की जा रही है, यहाँ के लोग भी हर पल की अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, किस तरह की परिस्थिति चल रही है। ये सिर्फ भाजपा में ही नहीं है, ये कांग्रेस में भी इस तरह की अटकलें लगातार बनी हुई है। कांग्रेस के तमाम नेता पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली में डटे हुए हैं, वो भी अपने अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी उठापटक जारी है। यही सियासत पूरी तरह से भाजपा के अंदर ही बनी हुई है। तो आज तक ये बड़ी उठापटक की स्थिति हो गई है कि एक तरह से जो सियासी घटनाक्रम है उस पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाई जा रही है, घटनाक्रम खत्म नहीं किया जा रहा है, वो घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होने वाला है इस पर उत्तराखंड के लोगों की नजरें हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक लोग अपनी तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इस पर जो पटाफेक्स है वो पूरी तरह से केंद्र हाईकमान को ही करना होगा जी। बिल्कुल, और इसीलिए सबकी निगाहें जो है वो दिल्ली पर लगी हुई है कि यहाँ पर क्या तय होता है, यहाँ से क्या बड़ी खबर निकलती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उधर देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आ चुका है। 24 घंटे में 59,348 नए मामले पूरे देश भर से सामने आए। एक दिन की बात करें तो 853 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है। और अब तक कुल कोरोना केसेस की बात भारत के अंदर की जाए तो 3,04,58,251 ये आंकड़ा है अब तक के संक्रमित मरीजों का। कुल वैक्सीनेशन 34,76,232 लोगों को लगाया जा चुका है। तो बीते 24 घंटे का अपडेट जान लीजिए। कई दिनों से जो रोजाना नए संक्रमितों का मामला था वो 50,000 से नीचे बना हुआ था, लेकिन आज केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 24 घंटे में 59,348 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। एक दिन में 853 मरीजों की संक्रमण से मौत भी हुई है।
अब तक कुल कोरोना केस 3,04,58,000 के पार भारत में रिपोर्ट किए जा चुके हैं और 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उधर सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने सीएम तीरथ सिंह रावत को चुनौती भी दे डाली है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने अजय कोठियाल को मैदान में उतारा जाएगा। तो सीएम के सामने अब आम आदमी पार्टी ने अपना दांव चल दिया है और गंगोत्री से चुनाव लड़ने पर एक चैलेंज दिया है। चुनाव में भाग लें और आपके इस कुशासन का अंत करने के लिए हमारे तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे वरिष्ठ नेता जो गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित हैं और हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो आपके खिलाफ ताल ठोकेंगे और आपके कुशासन का अंत करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल जी गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ उपचुनाव में भाग लेंगे। उधर कर्नल अजय कोठियाल का भी कहना है कि अगर सीएम तीरथ रावत गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को चुनौती देंगे कर्नल अजय कोठियाल। हमारा ये मानना है कि ये उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे और साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नितांत आवश्यक है कि मुख्यमंत्री सदन में ना पहुंचे। इसी प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी पिछले एक महीने से इन चुनावों की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम लगभग तय हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए अभी भी खींचतान जारी है। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही है। प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट में आपसी खींचतान लगातार जारी है। अध्यक्ष पद के लिए हर रोज नए नाम की चर्चा की जा रही है। अब नए नाम को लेकर हाईकमान भी मुश्किल में फंसता दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष पद के लिए खींचतान जारी है, लेकिन प्रतिपक्ष पद के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। लेकिन अध्यक्ष पद की बात करें तो प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट में अभी भी रस्साकशी चल रही है। बात मौसम की, उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। तो पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी इलाकों में भी तेज हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों समेत पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान है। आज उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जोन के आसपास जेसीबीज को तैनात कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कोटद्वार की, जहां नगर निगम की गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर मौका रहते गाड़ी से निकल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। किस तरह आग का गोला बन गई नगर निगम की गाड़ी। आग की ऊंची लपटें और धुएं का काला गुबार दूर तक आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा था। आसपास जिसने भी इस नजारे को देखा वो दहशत में आ गया। पशु डर के भागने लगे। लोगों ने पूरी जो घटना थी उसकी वीडियोग्राफी की। देखिए नगर निगम की गाड़ी है और उसमें आग लगी हुई है। एक सकरी गली है जिसमें ये गाड़ी खड़ी है और उसमें आग की लपटें निकल रही हैं। अपने आप में भयानक तस्वीर। गनीमत है किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी जरूर मच गई।
सांसद अजय टम्टा ने विस्थापन को लेकर अल्मोड़ा में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से सरकार से लोगों के विस्थापन के लिए आग्रह किया गया था। इसके लिए लोकसभा से 200 परिवारों के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले चरण में डीडी हाट, धारचूला, मुनस्यारी के 200 परिवारों को 4,24,000 की राशि दी जा रही है। अगली खबर देहरादून से। 500 बसों को सीएनजी में बदलने की तैयारी चल रही है। बसों को सीएनजी बसों में कन्वर्ट करने से 57 करोड़ के डीजल की बचत होगी। 2024 तक बसों में बदलाव करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही कुछ डिपो को भी खत्म किया जा सकता है। परिवहन निगम में यूनियन गिरी पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। परिवहन निगम अपनी माली हालत में सुधार के लिए बड़े निर्णय ले सकता है। रोडवेज प्रबंधन ने सरकार को प्रस्ताव सौंप दिया है। उधर बोर्ड रिजल्ट के फॉर्मूले पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी के लिए शासन में बोर्ड फॉर्मूले का प्रस्ताव अभी लटका ही हुआ है। शिक्षा मंत्री से होकर सीएम तीरथ के पास बोर्ड फॉर्मूले की फाइल भेज दी गई थी। शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से फॉर्मूला तैयार करके सीएम तक पहुंचा दिया था। शासन स्तर पर भी अभी तक इसको कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है। रामनगर के जिम कॉर्बेट पार्क में अब महिलाएं भी जंगल सफारी के दौरान जिप्सियां चलाती हुई नजर आएंगी। पार्क प्रशासन की तरफ से पार्क में 50 जिप्सियों के लिए महिला ड्राइवर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, मगर सफारी की जिप्सियों को चलाने से पहले महिला ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान उन्हें पार्क के रास्तों, वन्य जीव जीवों और सफारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही जंगल में सफारी के दौरान जीप को कितनी स्पीड पर चलाना है, ये भी बताया जाएगा। उधर कोविड कर्फ्यू के दौरान भी हल्द्वानी में कुछ लोग इमारतों का निर्माण करते रहे हैं, मगर इसके लिए नगर निगम से नक्शा पास नहीं करवाया गया। ऐसे लोगों पर नगर निगम अब सख्ती बरतने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि व्यावसायिक निर्माणों के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास करने के बाद एक प्रारूप जारी करेगा, जिसमें नक्शा पास कराने की संख्या और स्थान का नाम दर्ज होगा, जिसे निर्माणकर्ता को प्रदर्शित करना होगा। मेरे द्वारा सारे जेई को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने एरिया में जहाँ कहीं भी अवैध रूप से बिना नक्शा पास का निर्माण हो रहा है उसको तत्काल रोक दें, चालान की कार्रवाई करें। और वो हमारी सबसे अपील भी है कि आप लोग नक्शा पास कराएं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करें। और इसके अतिरिक्त जो कॉमर्शियल वाले हमारे जितने भी एरिया हैं उनके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है बोर्ड का, जिसमें नक्शा संख्या और स्थान का नाम आदि अंकित रहेगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये नक्शा पास है अथवा नहीं पास। उधर गंगोत्री नेशनल पार्क को खोल दिया गया है। अब सैलानी पार्क का दीदार कर सकते हैं। कोरोना काल में पार्क प्रशासन को जो आर्थिक नुकसान हुआ, उम्मीद है उसकी भरपाई अब पार्क खुलने के बाद हो सकेगी। कोरोना की वजह से पिछले साल भी गंगोत्री नेशनल पार्क में सभी तरह की गतिविधियां बंद कर दी गई थी। इस साल भी जब 1 अप्रैल को पार्क के गेट खुले तो कोरोना ने वापस से अपने पैर पसार लिए, जिसके बाद पार्क को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया था। तो गंगोत्री नेशनल पार्क को खोल दिया गया है। यह पार्क कोरोना काल में एहतियात के तौर पर बंद किया गया था। उधर पौड़ी में जंगल में आग लगने की वजह से वन संपदा को नुकसान हुआ था, पर अब मानसून सीजन के इस दौर में गढ़वाल क्षेत्र का वन महकमा अब उस वन भूमि को एक बार फिर से नई वन संपदा से संजोने जा रहा है। 630 हेक्टेयर वन भूमि को एक बार फिर से हरा भरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से यहां पौधारोपण होगा। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया। दरअसल घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज को अटल उत्कृष्ट धनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के तहत सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया है। यह मसूरी का पहला कॉलेज है जहां पर छात्र छात्राओं को सीबीएसई पैटर्न के तहत पढ़ाई करवाई जाएगी। आजकल के जो वो है कि हर कोई बच्चा जो डेली वेजेज वाला आता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है। और चूँकि हमारा ये हिंदी मीडियम का स्कूल था तो इस पर हमें क्या इंग्लिश मीडियम को हमें सीबीएसई से एफिलिएशन मिल चुका है और ये अप्रैल 2021 से ये सत्र स्टार्ट हो चुका है।